आपने कभी भी दंगे में मनुवादियों को दंगा करते नहीं देखा होगा। दंगे में इस्तेमाल हमारे युवाओं को किया जाता है। एक तरफ मरने वाला मर गया और जिसने मारा वो जेल गया, यानी बर्बाद कौन हुआ? संविधान के खिलाफ जाके औजार हथियार से नहीं, चूंकि ये लड़ाई औजार हथियार की है नहीं, ये लड़ाई विचारधारा की है। इस सत्ता को कुचलने की जरूरत थी, उस तक हम चुप भी लगाए रहे। मजदूरों, किसानों और सिविल सोसाइटी के लोग जो पूरे देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सत्ता ने बल प्रयोग करके अनेकों संविधान रक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर देश की सरकार उन तमाम लोगों को इस तरह कुचलने का काम क्यों कर रही है जो लोग देश को बचाने के लिए, देश के लोगों के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं? उन सब को कुचलने का काम सरकारें कर रही हैं। सत्ता के नशे में चूर केंद्र की सरकार कभी किसानों का उत्पीड़न करती है तो कभी मजदूरों का करती है, कभी दलितों का करती है तो कभी आदिवासियों का करती है, कभी पिछड़ों का करती है, कभी अल्पसंख्यकों का करती है। एक एक करके देश के 90% लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और 10% लोग जो देश के 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, सरकार केवल उन 10% लोगों के लिए काम करती है, यहाँ तक कि 2-4 औद्योगिक घरानों के लिए काम करती है। देश के तमाम प्राकृतिक संसाधन केंद्र की सरकार ने देश के चंद पूंजीपतियों को सौंप दिए हैं। और मुझे दुखी तकलीफ इस बात की है कि पहले जब भारत आजाद हुआ तो गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे भी बहुत ही सस्ते दर पर मुफ्त में पढ़कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, ब्यूरोक्रेट बने। लेकिन आज सरकारों ने, ताकि किसानों के बच्चे पढ़कर ऑफिसर ना बन जाएं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर ना बन जाएं, तो उन्होंने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी लॉ कॉलेज की भी फीस इतनी ज़्यादा कर दी कि एक लॉ करने के लिए, एक इंजीनियरिंग की कोर्स करने के लिए, एक मेडिकल की डिग्री करने के लिए, एक मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए सरकारी कॉलेज से भी 15 लाख से 50 लाख रुपए के बीच खर्च होता है। जो डिग्री कभी लोग हजार रुपए में कर लेते थे, आज उस एक डिग्री को करने के लिए 15 लाख से 50 लाख रुपए के बीच चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा को व्यवसाय किसने बनाया? शिक्षा को उद्योग किसने बनाया? इसी सरकार ने बनाया। पहले गांव-गांव में पिछली सरकारों ने स्कूल खोले। एक आज की सरकार है जो सारे स्कूलों को बंद करती जा रही है मर्जर के नाम पर। पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। एक तरफ शिक्षा महंगी की, दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों को लगभग खत्म कर दिया। 100 से ज्यादा पीएसयू पिछली सरकारों ने बनाए और आज की सरकारों ने सारे पीएसयू बेच दिए। और 2004 के आसपास, 2003-4 में 5th पे कमीशन आया। जो आज केंद्र में सरकार है तब भी उन्हीं की सरकार थी। ज्यादातर जो किसानी का काम करते हैं या मजदूरी का काम करते हैं, उन पारिवारिक के ज्यादातर लोग चपरासी लग जाते थे, चौकीदार लग जाते थे, माली लग जाते थे। लेकिन 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह 5th पे कमीशन के माध्यम से आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। यानी 4th क्लास में भी नौकरी पूरी तरीके से खत्म। और बाकी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अंदर भी आधी वैकेंसी खाली है और आधी जो भरी है वो भी उनमें से आधी कॉन्ट्रैक्ट पे है। यानी आपकी सरकारी नौकरी भी खत्म और आपके बच्चों की शिक्षा भी खत्म। तो जब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चों की नौकरियां भी नहीं लगेंगी, आपके बच्चों का भविष्य क्या है? आपके बच्चों के भविष्य को खत्म करने का काम कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार कर रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ रोजगार खत्म किए जा रही है और तीसरी तरफ हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत, पूरे देश के अंदर इन्होंने नफरत घोल दी। उसी नफरत का नतीजा है कि 750 से ज्यादा किसान, एक तरह से मैं तो उसे हत्या कहूंगा कि 750 से ज्यादा किसानों की हत्या होने के बाद भी, और इधर दलितों का भी उत्पीड़न, पिछड़ों का भी उत्पीड़न, उसके बाद भी अगर वो सरकार सत्ता में आ जाती है
तो इसमें दोष किसका है? इस बात पे हमें और आपको चिंतन करना पड़ेगा। एक तरफ वोट की चोरी और एक तरफ हिंदू मुसलमान करके हमारे बच्चों के दिमाग में ये लोग नफरत का जहर घोल रहे हैं, इस देश को खतरे में डाल रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आपने कभी भी दंगे में मनुवादियों को दंगा करते नहीं देखा होगा। दंगे में इस्तेमाल हमारे युवाओं को किया जाता है, तो मरने वाले भी दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज के लोग और मारने वाले भी दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज के लोग। तो एक तरफ मरने वाला मर गया और जिसने मारा वो जेल गया, यानी बर्बाद कौन हुआ? क्या जिसने दंगे का षड्यंत्र किया, जिसने युवाओं के दिमाग में जाति और धर्म का जहर घोला, जिसने हिंदू मुसलमान किया, जिसने राजनीतिक सत्ता पाने के लिए देश के अंदर, युवाओं के अंदर नफरत का जहर बोया, क्या वो कभी जेल गया? वो जेल नहीं जाएगा। जेल जाएंगे तो किसानों के बच्चे जाएंगे, जेल जाएंगे तो दलितों के बच्चे जाएंगे, जेल जाएंगे तो पिछड़ों के बच्चे जाएंगे। और दूसरी तरफ जो लोग आपको जगाने की कोशिश करते रहे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, उनको ऐसे कगार पे ला दिया कि सत्यपाल मलिक जी को जिन परिस्थितियों में उन्होंने प्राण त्यागे, मैं समझता हूं सत्यपाल मलिक जी की एक दृष्टि से देखा जाए तो हत्या हुई है। ये ठीक नहीं है। हमें जाति धर्म के नाम पर बंटने की जरूरत नहीं है, हमें एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। अभी सब कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लोग तो देश को खत्म करना चाहते हैं, देश के संसाधनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया है। लेकिन अभी भी अगर इस देश का किसान, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का अल्पसंख्यक अगर एकजुट हो जाए, तब आज भी अपने इस देश को इन मनुवादियों के हाथ बिकने से बचा सकते हैं। लेकिन हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को पूरे ईमानदारी से, बुद्धि और विवेक से लड़ना होगा, संविधान की दृष्टि से लड़ना होगा, संविधान के खिलाफ जाके औजार हथियार से नहीं, क्योंकि ये लड़ाई औजार हथियार की है नहीं, ये लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ मजदूर, किसान, जो लोग मेहनत करते हैं, जो फसल उगाते हैं, यही वो समाज है जो उत्पादन का काम करता है, यही वो समाज है जो निर्माण का काम करता है, यही वो समाज है जिसने अपना खून पसीना बहाकर इस देश का निर्माण किया। एक तरफ ये मनुवादी हैं जिन्होंने बार बार भारत को गुलाम बनवाया और आज पूरे देश को खोखला कर दिया है। इनके खिलाफ हमें और आपको सबको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। हम एकजुट होंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, तभी आदरणीय सत्यपाल मलिक जी के लिए भी और तमाम हमारे जो किसान शहीद हुए उनके लिए भी, जितने हमारे समाज के युवा कुर्बान हुए, उन सब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि अपने शहीदों को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।